नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के विशेष इवेंट पल्स में, जहां हम आज के सबसे ज्वलंत अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर गहराई से बात करेंगे। एक ऐसा विषय जिसने न सिर्फ मध्य एशिया की राजनीति को झकझोरा है, बल्कि पूरी दुनिया को तनाव की धार पर लाकर खड़ा किया है। डोनाल्ड ट्रंप, जिसे पाकिस्तान शांति के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत कर रहा था, अब वही युद्ध की चिंगारी का कारण बन गया है। वो राष्ट्रपति जिसके शब्द कवि थे, जंग बेवकूफी है, आज उसी के आदेशों ने ईरान की धरती को कंपन में डाल दिया है। क्या यह सिर्फ एक हमला था या कोई बड़ा राजनीतिक इशारा? क्या अमेरिका ने शांति रक्षक का मुखौटा उतार फेंका है? और अगर ऐसा है तो भारत जैसे देश की भूमिका क्या बनती है इस भू राजनीतिक संग्राम में? आज हम बात करेंगे न सिर्फ युद्ध के हथियारों की, बल्कि उन विचारधाराओं की, उस इतिहास की और उन शक्तियों की जो पर्दे के पीछे इस युद्ध को लिख रही हैं। यह सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान की कहानी नहीं, यह धर्म, सत्ता, रणनीति और वैश्विक ईंधन की दौड़ का वह अध्याय है जो आने वाले कल की दिशा तय करेगा। तो तैयार हो जाइए इस चर्चा में उतरने के लिए, जहां हम जानेंगे कि पिछले 80 वर्षों से क्यों अमेरिका और ईरान एक दूसरे के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं और क्या वाकई हम तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़े हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप जो कभी भारत पाकिस्तान के बीच शांति की बात करते थे, जो रूस यूक्रेन युद्ध में सीज फायर के दावेदार थे, जो आतंक के बीच भी पीस डील की तस्वीर गढ़ते थे, आज वही ट्रंप अमेरिका को एक ऐसे मोड़ पर ले आए हैं जहां से वापसी आसान नहीं होगी। वो ट्रंप जो कहते थे जंग बेवकूफी है, अब खुद युद्ध की आग में घी डाल रहे हैं। क्या हुआ ऐसा कि शांति का मसीहा अचानक युद्ध का शिल्पकार बन गया? क्या ईरान की परमाणु ताकत को रोकना मकसद था, या इजराइल के इशारे पर ट्रंप ने अमेरिका को युद्ध में झोंक दिया? 22 जून की वो रात जब भारत के लोग चैन की नींद सो रहे थे, अमेरिका के वार रूम में इतिहास लिखा जा रहा था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश दिया, ईरान के न्यूक्लियर अड्डों को खत्म कर दो, और फिर B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स ने अंधेरी रात को चीरते हुए नतांज, एस्फहान और फोर्डो जैसे ईरान के गहरे अंडरग्राउंड न्यूक्लियर ठिकानों पर बंकर बस्टर बमों की बारिश कर दी। जहां 200 फीट गहराई में बने तहखानों को केवल न्यूक्लियर ब्लास्ट ही मिटा सकता था, वहां अमेरिका ने बिना न्यूक्लियर हथियार के जता दिया कि उसकी ताकत कहां तक जाती है। लेकिन ट्रंप का यह हमला सिर्फ एक सैन्य एक्शन नहीं था, यह था एक राजनीतिक संदेश। ईरान का दावा है कि उसका यूरेनियम पहले ही हटा लिया गया था। अमेरिका कहता है हमने ईरान को 15 साल पीछे ढकेल दिया। तो क्या ये जंग सिर्फ न्यूक्लियर साइट्स की थी, या फिर इसके पीछे था सत्ता का खेल, क्रेडिट की होड़ और इजराइल की वो शतरंज जिसमें अमेरिका प्यादा बन गया? इजराइल के पहले हमलों में हो चुकी तबाही ने ट्रंप को बेचैन किया, कहीं पूरी ग्लोरी नेतन्याहू न ले जाएं। इसलिए ट्रंप ने कहा दिस इज ऑल्सो माई ऑपरेशन, और फिर अमेरिका ने खुलेआम युद्ध में कदम रख दिया। अब सवाल यह है, ईरान क्या करेगा? जवाब आया है मिसाइलों की बौछार से
ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 के तहत ईरान ने इजराइल पर सीधा हमला किया। अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स हिजबुल्लाह, हूती और शिया मिलिशिया को एक्टिव कर दिया है और अब दुनिया की 20% तेल सप्लाई वाला रास्ता बंद होने के कगार पर है। दुनिया में 57 इस्लामिक देश हैं, लेकिन अमेरिका और इजराइल को सिर्फ एक देश से सबसे ज्यादा डर लगता है, ईरान से। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या है इस देश में जो दुनिया के सबसे बड़ी सुपर पावर और मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी ताकत उसके खिलाफ एकजुट है। इसका जवाब हमें आज नहीं बल्कि 80 साल पहले वर्ल्ड वॉर 2 के समय से तलाशना होगा, जब दुनिया दो हिस्सों में बंटी थी, एक तरफ ब्रिटिश एम्पायर और दूसरी तरफ हिटलर। जब ज्यादातर देश ब्रिटिश एम्पायर के साथ थे, लेकिन ईरान ने हिटलर का साथ दिया। इससे ब्रिटिश साम्राज्य चिढ़ गया। उन्होंने ईरान पर हमला कर दिया और ईरान के राजा को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया। उनकी जगह बिठाया गया उनका बेटा रजा शाह पहलवी। वो पश्चिमी सभ्यता से इतना प्रभावित था कि उसने ईरान को इस्लाम से पूरी तरह अलग करने की मुहिम छेड़ दी। उसने हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा दी, मस्जिदें बंद कर दी, मदरसे बंद करवा दिए और म्यूजिक पार्टियों, शराबखोरी और वेस्टर्न ड्रेसिंग को बढ़ावा दिया। एक इस्लामिक देश जो शराब का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया था, यही नहीं, उसने सऊदी के राजा को भी कहा कि अपने देश को वेस्ट जैसा बना लो, लेकिन सऊदी ने इनकार कर दिया। और यही ईरान का वो मोड़ था जब लोगों के अंदर एक आग सुलगने लगी। इस्लामिक स्कॉलर और आम जनता विरोध करने लगी। उन्हीं में से एक नाम था आयतुल्लाह खुमैनी, जिसने बादशाह की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। सरकार ने उसे गिरफ्तार कर लिया और देश से बाहर निकाल दिया। लेकिन खुमैनी चुप नहीं बैठा। उसने इराक में रहकर कैसेट्स के जरिए क्रांति की आग फैलाई। उसकी बातें धीरे धीरे लोगों के दिलों में उतरने लगी। ईरान की जनता अब बादशाह को नहीं, खुमैनी को अपना नेता मानने लगी। लेकिन फिर भी बादशाह को अमेरिका और उसकी ताकत पर भरोसा था। लेकिन उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। फ्लेम्स ऑफ पर्सिया नाम से दुनिया की सबसे महंगी पार्टी का डर। रेगिस्तान में सोने के तख्त, 600 लेमोजीन कारें और विदेशी मेहमान, जिनको सोने की प्लेटों में खाना खिलाया गया। वहीं दूसरी तरफ आम लोग भूखे मर रहे थे। इस पार्टी ने क्रांति की आग में घी डालने का काम किया। खुमैनी ने ऐलान किया कि यह शाह आज के दौर का यजीद है। लोग सड़कों पर आए। बादशाह डर गया और अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन से मदद की गुहार लगाई। लेकिन सबने जवाब दे दिया, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, और शाह देश छोड़कर भाग गया। खुमैनी 14 साल बाद वतन लौटा। 70 लाख लोग उनके स्वागत के लिए जमा हुए। यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उसके बाद जो हुआ, उसने अमेरिका की नींव हिला दी। ईरान की जनता ने अमेरिकी एम्बेसी पर हमला कर दिया। दर्जनों अफसरों को बंदी बना लिया। खुमैनी ने अमेरिका से कहा, जब तक हमारे पूर्व शाह को हमारे हवाले नहीं करोगे, बंदी नहीं छोड़ेंगे। यहीं से अमेरिका और ईरान की दुश्मनी की असली शुरुआत हुई। लेकिन दुश्मनी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी वक्त इराक में उभर रहा था एक और तानाशाह, सद्दाम हुसैन। उसने देखा कि खुमैनी बाकी मुस्लिम देशों के लोगों को भी बगावत के लिए भड़का रहा है। अरब लीडर्स को और अमेरिका को यह डर सताने लगा कि यह इस्लामिक क्रांति फैल गई तो सारे राजा खतरे में पड़ जाएंगे। अब इराक ने अमेरिका के समर्थन से ईरान पर हमला किया।
8 साल लंबी खून से सनी जंग, लेकिन ना खुमैनी हारा ना ईरान टूटा। जंग के बाद खुमैनी का निधन हुआ। उनका जनाजा दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा था, 1 करोड़ लोग। खुमैनी के बाद उनके शागिर्द अली खामनेई ईरान के नए सुप्रीम लीडर बने। अब ईरान को एहसास हुआ कि अमेरिका और इजराइल उसे कभी चैन से नहीं बैठने देंगे। उन्हें रोकने का बस एक ही तरीका है, न्यूक्लियर बम। मगर न्यूक्लियर बम कोई खिलौना नहीं, टेक्नोलॉजी चाहिए थी जो किसी के पास नहीं थी। और तब चुपके से पाकिस्तान से टेक्नोलॉजी आई। अब्दुल कदीर खान ने सेंट्रीफ्यूज तकनीक ईरान को दी। अब ईरान ने तेजी से न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया, लेकिन अमेरिका को भनक लगी। बुश ने पूरी दुनिया के सामने ईरान आतंकवाद फैलाना चाहता है, उसके पास न्यूक्लियर बम है, यह झूठ इराक पर भी बोला गया था और फिर सद्दाम को मारा गया। लेकिन ईरान ने हमला नहीं झेला, क्योंकि खामनेई ने एक इस्लामिक फतवा जारी किया, न्यूक्लियर बम बनाना हराम है क्योंकि वो मासूमों को मारता है। लेकिन अमेरिका को यकीन नहीं हुआ और ईरान पर सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। ईरान की अर्थव्यवस्था टूट गई। उसके बाद ओबामा ने डील की, ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा, बदले में पाबंदियां हट जाएंगी। लेकिन ट्रंप ने आते ही डील तोड़ दी और दोबारा सख्त पाबंदियां लगाई। ईरान ने फिर से न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया। ट्रंप ने बदला लेने के लिए जनरल कासिम सुलेमानी को मिसाइल से उड़ा दिया। यह ईरान की सबसे बड़ी बेइज्जती थी। फिर राष्ट्रपति बने इब्राहिम रईसी, सख्त तेवर वाला लीडर, जिसने अमेरिका और इजराइल के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उसने गाजा और हिजबुल्लाह जैसे इजराइल विरोधी ग्रुप्स को फंडिंग शुरू की। लेकिन एक दिन उसका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। उसके बाद ईरान ने एक सॉफ्ट प्रेसिडेंट चुना, जिसने कहा, हम खामनेई के फतवे के साथ खड़े हैं, हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे। अब अमेरिका और ईरान के बीच फिर से डील की कोशिशें शुरू हुई, लेकिन इजराइल को यह मंजूर नहीं था। इजराइल फिर कहने लगा, ईरान 1 महीने में न्यूक्लियर बम बना लेगा। यह बात वो पिछले 25 साल से बोल रहा है। अब इजराइल सीधे ईरान के टॉप अधिकारियों को निशाना बना रहा है, ताकि ईरान कोई गलत कदम उठाए और अमेरिका को बहाना मिल जाए हमला करने का। और यह है ईरान अमेरिका इजराइल की 80 साल पुरानी जंग की कहानी, जहां धर्म, सत्ता, न्यूक्लियर ताकत और भू राजनीति का ऐसा संग्राम चल रहा है जो कभी भी पूरी दुनिया को खतरनाक मोड़ पर ला सकता है। ईरान और अमेरिका की दुश्मनी आज की नहीं है। 1953 में जब ईरान के नेता मुसद्दिक ने विदेशी तेल कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाया, तब से इस आग की चिंगारी भड़क चुकी थी। 1979 में आई इस्लामिक क्रांति, अमेरिकी दूतावास पर कब्जा और फिर 444 दिनों तक अमेरिकी बंधक, यह सब उस घृणा की परतें हैं जो अब फट रही हैं। अब सवाल यह नहीं कि हमला क्यों हुआ, बल्कि यह भी है कि ट्रंप को क्या मिला। 2012 में जो ट्वीट कर रहे थे कि ईरान पर हमला मूर्खता होगी, वही अब इतिहास बदलने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान, जिसने ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट किया था, आज खुद सवालों के घेरे में है। कहीं पाकिस्तान एयरबेस का इस्तेमाल तो नहीं हुआ? क्या आसिम मुनीर की ट्रंप से मुलाकात एक इत्तेफाक थी या साजिश? अमेरिकी राजनीति से यहूदी लॉबी का प्रभाव छुपा नहीं है। क्या इजराइल सिर्फ सहयोगी है या निर्देशक है? क्या डोनाल्ड ट्रंप मोहरे बन गए? क्या मोसाद ने एप्स्टीन फाइल से ट्रंप को मजबूर किया? यह सब सवाल इतिहास नहीं, वर्तमान के चेहरे पर लिखे जा रहे हैं। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है
क्या अमेरिका ने शांति रक्षक का मुखौटा उतार दिया है? भारत कहां खड़ा है? क्या तेल की महंगाई, डॉलर की उथल पुथल हमारे रोजमर्रा को भी झुलसाएगी? शायद जवाब अभी नहीं, क्योंकि इतिहास वही तय करेगा जो इस जंग को जीतेगा। लेकिन आज हमें यह तय करना है, क्या हम युद्ध के समर्थक हैं या शांति के? क्या ये वक्त है अमेरिका ईरान को टोकने का या चुपचाप बर्बादी को आते देखने का? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस विषय पर और भी गहराई से वीडियो बनाएं, तो वो भी हमें जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।